नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएस तवर ऑनलाइन एग्रीकल्चर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आपका जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसमें हम आपको रोज एग्रीकल्चर की क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज हमारा 39वां दिन है और 39वें दिन हम आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो विशेष जानकारियों में है कि आज जो बच्चे बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय है SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जिसके अंडर में बहुत सारी कॉलेज आती है। तो उस यूनिवर्सिटी का अभी BSc फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो हमारे जो बच्चे थे, पिछले साल के बच्चे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उन बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो बच्चे लगभग सारे बच्चे ऑल क्लियर हैं और लगभग सभी बच्चों की परसेंटेज 65 प्लस है। सारे बच्चे ऑल क्लियर रहे हैं और उनकी जो परसेंटेज है पहले सेमेस्टर की वो 65 से अच्छी है, 65 से प्लस है। तो ये जो परसेंटेज बन रही है इसका कारण एक ये भी है कि उनका बेस बहुत अच्छा मजबूत है। जो हम लोगों ने उनके बच्चों का बेस तैयार किया है, उनका जो लेवल हमने तैयार किया है वो बहुत ही अच्छा तैयार किया है। तो आप भी ये उम्मीद करें और विश्वास के साथ पढ़ें कि आपका अगर बेस अच्छा है तो आपको डेफिनेटली अच्छी कॉलेज मिलेगी। और कॉलेज नहीं भी मिलती तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल तैयारी कर लेंगे। कम से कम बेस तो क्लियर करके चलो। आप कॉलेज में जाने के बाद फेल नहीं होना, बस दिमाग में लेके चलो। कॉलेज में जाने के बाद बैक नहीं लगनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनके बैक लगी है, तो उनसे मैंने पर्सनली बात की है लगभग 1-1.5 घंटे तक, सभी बच्चों से जिनके बैक लगे हैं उनसे, और उनको मोटिवेट किया है कि आप सेकंड सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, सेकंड सेमेस्टर के लिए अभी एग्जाम लगना बाकी है। तो उस सेमेस्टर में आप अच्छी मेहनत करें और जिन जिन चीज़ों को आपने पहले सेमेस्टर में देखा है, उनमें मिस्टेक की है, उन सभी पॉइंटों पे आप एक बार बैठ के सोचें कि मेरे से पिछले एग्जाम में मिस्टेक क्या हुई है, और सेकंड सेमेस्टर में उन सभी मिस्टेक्स को, उन सभी गलतियों को रिमूव करें, उन सभी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें और एक नई सोच के साथ सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम दें। बैक लगती रहती है, बैक का कोई बड़ा इशू नहीं है, बैक 1-2 बैक तो आती रहती है। इतना जिसके 2-3 बैक है उन बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आती रहती है बैक्स वगैरह, ये तो रूल है। पढ़ाई करोगे तो बैक भी आएगी। लेकिन कई सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बच्चा इंटरेस्टेड नहीं हो पाता, तो वहाँ बैक लग जाती है। तो उनके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, उनसे मैंने बात कर ली और उन बच्चों को प्रॉपर मैंने मोटिवेट कर दिया है। अब आपको इसमें आपके काम की बात यह है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को BSc तक काम दे रहा है। मतलब जो आप यहाँ क्लियर कर रहे हो वो आपके आगे भी काम में आ रहा है, ये काम की बात है। दूसरी बात, हम लोग बच्चों से अभी भी जुड़े हुए हैं, बच्चे हमसे अभी भी अटैच है, बच्चे हमसे अभी भी संपर्क बनाए हुए हैं। तो ये जो स्थिति है, इस सिचुएशन में बच्चा हमसे प्रॉपर रेगुलर टच में है, हम बच्चे से प्रॉपर टच में है। इस प्रकार का संपर्क कोई भी कॉलेज, कोई भी कोचिंग वाला नहीं रखता जितना हम लोग रखते हैं। इसलिए आप वहां जाइए जहां आपको लंबे समय तक सपोर्ट मिले, अच्छा सपोर्ट मिले। कोचिंग तो बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन कोचिंग तो आप जहां से आपने 12वीं पास की है वहां के टीचर भी करवा देंगे कोचिंग तो आपको, लेकिन उनका रोल वहीं तक रहता है, उनका रोल वहीं तक रहता है। अगले पार्ट जो आपका BSc का है उसमें तो आपको नया टीचर चाहिए, उनमें आपको नया फैकल्टी चाहिए, उस लेवल का टीचर चाहिए जो आपको वहां पे पास करवा सके। लेवल चेंज हो गया, अभी आप स्टेप स्कूल स्टेप में थे, अब अपने सेकंड स्टेप के आप कॉलेज वाले स्टेप में आ गए, तो वहां पे आपको उसी लेवल का टीचर चाहिए। तो हम बच्चों से आज भी जुड़े हुए हैं और बच्चे रेगुलर टच में हैं हमारे और हमसे संपर्क रख रहे हैं। तो आपको भी बच्चों, और की तो देखो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी आपको जरूरत हर कदम पे पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों एग्रीकल्चर मैं ही पढ़ाता हूँ, और एग्रीकल्चर आप कोई सी दे लेंगे परीक्षा, कृषि विभाग की कोई सी परीक्षा दोगे, 50% से ऊपर ही एग्रीकल्चर का वेटेज रखा जाता है।
50% से ऊपर ही एग्रीकल्चर का वेटेज रखा जाता है, एग्रीकल्चर का प्रभाव रखा जाता है। जैसे 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर आएंगे, 50 क्वेश्चनों से प्लस एग्रीकल्चर के पेपर आएंगे, 50 से प्लस। बाकी के फिर जो बचेंगे उसमें फिर हिंदी इंग्लिश के पेपर के क्वेश्चन आ सकते हैं। डबल एओ में 120 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं और 120 हिंदी जी के आते हैं, तो वहां उनका डिवाइडेशन बराबर है। तो एग्रीकल्चर की आपको जरूरत सब जगह पड़ेगी। तो मेरे से तो आपको संपर्क हमेशा रखना पड़ेगा, तो आप संपर्क बनाए रखिए और रेगुलर हमारी क्लासों का लेते रहिए। दूसरी बात, अभी नीट की एग्जाम फिक्स हुई है और जेई मेंस और एडवांस की भी एग्जाम फिक्स हुई है, जो कि 22 अगस्त को है। इसकी जेई एडवांस की और मेंस की है जो 17 से और 22 जुलाई तक है, और लगभग 26 जुलाई के आसपास रखिए नीट की एग्जाम। तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम बच्चों जुलाई के बाद भी पॉसिबल है, जुलाई से पहले तो पॉसिबल है ही नहीं। इस चीज के लिए आप निश्चित रहें बिल्कुल ही, जुलाई के बाद में ही आपकी एग्जाम लगेगी, उससे पहले तो लगने का कोई आसार ही नहीं है दूर तक। तो उस सिचुएशन में जब आपको एग्जाम डेट बिल्कुल आपके पीछे जा रही है, तो आप आपकी पढ़ाई को स्लो तरीके से पढ़ें। मैं आपको बहुत स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप रेगुलर टच में रहें, रेगुलर पढ़ते रहें। आपका सिलेबस भी क्लियर होता चलेगा और आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे और आपको पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हम आपको पढ़ा रहे थे खरपतवार नियंत्रण के रसायन, हर्बिसाइड हम पढ़ रहे थे। हर्बिसाइड में हर्बिसाइड का सबसे पहले नाम, उसके बाद उसका हम यूज कब लेते हैं, कौन कौन सी फसलों में यूज लेते हैं और किस किस खरपतवार को नष्ट करता है। तो हमने सबसे पहले 2,4-D पढ़ा, आइसोप्रोट्यूरान, ठीक है। उसके बाद और भी हमने केमिकल्स करे, पैराक्वाट पढ़ा, एट्राजिन पढ़ा, सिमाजिन पढ़ा, ठीक है। अब हम उनके कई के हमने उपनाम भी पढ़े, ठीक। फ्लूक्लोरेनिन, ठीक है, इसको बासिलिन भी बोलते हैं, ये हमने उपनाम पढ़ा इसका। अब हम और भी कुछ केमिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं उनमें एक केमिकल है जिसका नाम है स्टाफ M34। स्टाफ M34 ये एक विशिष्ट प्रकार का रसायन है और ये चावल की फसल के काम पे आता है। स्टाफ F34 जिसको प्रोपेलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपेलिन बोलते हैं। इसका उपयोग होता है धान की फसल में और इसका उपयोग कब करते हैं, छिड़काव का समय धान की रोपाई के 30 दिन बाद। और कौन से खरपतवारों को नष्ट करता है ये सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है। तो चलिए हम हमारा स्टडी मैटर चालू करते हैं। खरपतवार का नाम, ठीक है, हिंदी में क्लियर। दूसरा, उपयोग में लेने वाली फसलें, उपयोग में लेने वाली फसलें या उपयोग में ली जाने वाली फसलें एक ही बात है। ठीक है। और नेक्स्ट, खरपतवार का नाम, उपयोग में ली जाने वाली फसलें, इसके अलावा खरपतवार का जो हम उपयोग लेंगे उसको उपयोग लेने का समय, ये खरपतवार को छिड़कने का समय, खरपतवार का स्प्रे करने का समय, ठीक है, खरपतवार नाशी का स्प्रे करने का समय, हर्बिसाइड का हम स्प्रे कब करेंगे, तो यहाँ पे आएगा छिड़काव का समय। छिड़काव का समय। और लास्ट में आता है नष्ट होने वाले खरपतवार, नष्ट होने वाले खरपतवार, ठीक है ना, कि इससे कौन कौन से खरपतवार नष्ट हो रहे हैं। तो हमारा है स्टाम F34,
इसका अंग्रेजी में नाम ऐसा है। इसको दूसरा नाम क्या है इसका उपनाम? इसका उपनाम है प्रोपेलीन। क्या नाम बच्चों इसका उपनाम? प्रोपेलीन। ठीक है, इसका ये दूसरा नाम भी है, इसको प्रोपेलीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो केमिकल का नाम कौन सा हो गया? स्टार्म एफ या प्रोपेलीन। ठीक है, स्टार्म 34 या प्रोपेलीन। कौन सी फसल में इसके उपयोग में लेते हैं? तो बच्चों इसका उपयोग केवल एक फसल में होता है, उसका नाम है धान, चावल या राइस। राइस की क्रॉप में किसका उपयोग होता है? प्रोपेलीन का होता है। किसका उपयोग होता है? प्रोपेलीन। मतलब विशेष फसल में काम में आ रहा है स्टार्म F34 प्रोपेलीन। ठीक, नेक्स्ट यहां उपयोग में लेने का समय, ये छिड़काव का समय। तो छिड़काव का जो समय है वो है धान की रोपाई के 30 दिन पश्चात। देखो, धान की जो बुआई होती है वो किस प्रकार होती है? चावल की फसल आपने पढ़ी है कि राइस क्रॉप की हम कल्टीवेशन करेंगे, राइस क्रॉप का कल्टीवेशन लेंगे। फसल लेते समय नर्सरी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्न में से नर्सरी तैयार की जाती है चावल में, गेहूं में, बाजरा में या सरसों में। तो सामान्यतः हमको पता है कि सबसे पहले सामान्यतः चावल की फसल में ही नर्सरी तैयार करते हैं। किसमें करते हैं? चावल की फसल में। और चावल की फसल में नर्सरी तैयार करने के लिए कितना एरिया चाहिए? कुल फील्ड का 10%। कुल फील्ड का 10%, जितना आपका एरिया है उसके 10% हिस्से में हम क्या करेंगे? नर्सरी तैयार करेंगे। उसके जैसे मान लीजिए 100 फीट जगह है तो हम कितने फीट जगह में नर्सरी तैयार करेंगे? 100 फीट हमारी पूरी जगह है तो कितनी जगह में नर्सरी तैयार करेंगे हम? 10 फीट में। क्यों? क्योंकि 100 फीट का 10वां भाग, 100 फीट का 10% कितना हुआ? 10 फीट। इसलिए अगर मान लीजिए 100 हेक्टेयर जगह है, 100 हेक्टेयर फील्ड है तो उसमें हम नर्सरी तैयार करेंगे। तो 100 हेक्टेयर फील्ड के लिए हमने नर्सरी तैयार करेंगे तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए? 10 हेक्टेयर। कितनी चाहिए? 10 हेक्टेयर, 10% जगह चाहिए उसकी। तो इसी प्रकार नर्सरी, सबसे पहले नर्सरी तैयार करेंगे तो नर्सरी के लिए पडलिंग की जाती है। सबसे पहले नर्सरी की सीड बेड तैयार करते हैं। नर्सरी की सीड बेड तैयार करने के बाद उसमें सीड सोइंग की जाती है। उसके बाद जैसे सीडलिंग तैयार होता है, सीडलिंग तैयार होने के बाद जो फील्ड होता है उस फील्ड में पडलिंग करके हम बिल्कुल ऐसा पडल बना देते हैं, ऐसे गारा बना देते हैं जिसमें आसानी से धान की हम रोपाई कर सके। तो वो हमने जो हमारा जो सीडलिंग है उस सीडलिंग को हम खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। खेत में हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अब हम हर्बिसाइड का उपयोग कब करेंगे? हम हर्बिसाइड का उपयोग करेंगे ट्रांसप्लांटिंग के दिनों के पश्चात। ट्रांसप्लांटिंग के दिनों के पश्चात कि हम जैसे हमने सीडलिंग तैयार किया और हम 10 से 12 दिनों में हम सीड को सीड बेड से और फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सीड बेड से फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो अब हम जो केमिकल्स यूज में लेंगे वो हम सीड बेड की डेट को काउंट नहीं करेंगे। हम जैसे हमने 1 मार्च को या 1 मई को हमने सीड बेड तैयार किया। 1 मई को हमने क्या किया? सीड बेड तैयार किया। सीड की हमने फसल बो दी गेहूं, जो उसकी चावल की, फिर नर्सरी में, सीड बेड में। और हम सब काम तैयार हो गया। हम 10 तारीख कल है, परसों के दिन, तो 10 तारीख को हम स्प्रे करेंगे। 10 तारीख को हम इसका ट्रांसप्लांट करेंगे। नर्सरी से जो सीडलिंग है इसको हम फील्ड से जो अपना जो नर्सरी बेड है, नर्सरी बेड से इसको हटा करके, इसको पिक करके और इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे फील्ड में। कहां पे करेंगे? फील्ड में। तो अब हम जो फील्ड में हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, उसके बाद अब जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस होंगे, वीड कंट्रोल होगा, इंसेक्ट कंट्रोल होगा, वो उसमें हम कौन सी डेट काउंट करेंगे? जिस डेट पे हमने सीड बेड तैयार किया है वो डेट हम काउंट करेंगे, या फिर जिस डेट पे हमने ट्रांसप्लांट किया है वो डेट हम पढ़ेंगे। तो बच्चों उस सिचुएशन में हमको वही डेट पढ़नी है जिस डेट पे हमने जो सीडलिंग हमने फील्ड में ट्रांसप्लांट किया है। तो ट्रांसप्लांटिंग की डेट ही हम ध्यान में रखेंगे, सीडलिंग की डेट को हमें ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि फील्ड में पौधा जिस दिन पहुंचेगा वही दिन काउंट होगा। दिमाग में रखिए आप। खेत में जिस दिन बीज पहुंचेगा, जिस दिन पौधा पहुंचेगा, उसी दिन को हम पहला दिन मानेंगे।
चाहे सीडलिंग आप 1 महीने पहले से तैयार कर रहे होंगे, उसके जैसे फील्ड में ट्रांसप्लांट होने के बाद जैसे फील्ड में आप उसको शिफ्ट करोगे, वही दिन उसका पहला दिन माना जाएगा और उसी दिन को ध्यान में रखते हुए सभी क्रियाएं की जाएगी। तो धान में हमको पता है कि धान की हम नर्सरी तैयार करते हैं। हाँ, कुछ फसलें हैं धान की जिनकी हम सीधी बुआई कर सकते हैं, जैसे बाला। बाला जो किस्म है उसकी हम धान की एक वैरायटी है जिसका हम सीधी बुआई के लिए उपयोग करते हैं, डायरेक्ट सोइंग। बाला वैरायटी इज यूज्ड इन राइस क्रॉप फॉर डायरेक्ट सोइंग विदाउट सीड प्रिपेयर, विदाउट सीडलिंग प्रिपेयर। तो सीडलिंग प्रिपेयर करने के बिना ही हम डायरेक्टली सोइंग कर सकते हैं, बीज की जैसे अदर क्रॉप्स की करते हैं हम, गेहूं की, जौ की, मक्के की, बाजरा की वैसे करते हैं, वैसे ही हम चावल की भी कर सकते हैं डायरेक्ट सोइंग के द्वारा। तो कुछ विशेष वैरायटी है, बाकी सामान्यतः हम नर्सरी के द्वारा ही फसल की तैयार करते हैं और फसल को बोते हैं। तो अब जो यहाँ इंटरकल्चर ऑपरेशंस होगा, जो हम वीडीसाइड का स्प्रे करेंगे, हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे, केमिकल्स का यूज लेंगे, तो वो उसमें डेट कौन सी काउंट होगी? उसमें डेट काउंट होगी फसल की रोपाई के पश्चात, मतलब आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। वहां पे DAS था, डेज आफ्टर सोइंग, तो इसमें आएगा DAT, डेट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। D यानी डेज, A यानी आफ्टर और T यानी ट्रांसप्लांटिंग। जैसे आपको लिखवाया था मैंने, देखो इसका सही आंसर है 30 DAT, ये इसका सही आंसर है। फुल फॉर्म देख लीजिए आप, जो DAS लिखाया था, DAS और T, ठीक है। तो मैंने जो DAS लिखा था, इसका D यानी डेज, A यानी आफ्टर, S यानी सोविंग, S यानी सोविंग और T यानी ट्रांसप्लांटिंग। T यानी ट्रांसप्लांटिंग। अगर कहीं पे DAS आता है, कहीं पे DAS आता है, तो क्या पढ़ेंगे हम? डेज आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग। डे यानी दिन, आफ्टर यानी पश्चात और सोइंग यानी बुआई के, मतलब बुआई के दिनों के पश्चात, ठीक। यहाँ पे DAT आ रहा है, मतलब S यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ सोइंग डेट काउंट नहीं होगी, ये सोइंग शब्द नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? D फॉर डेज, A फॉर आफ्टर, T फॉर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के दिनों के पश्चात, मतलब ट्रांसप्लांटिंग करने के 30 दिन पश्चात हम इसका स्प्रे करेंगे। आ गया समझ में? डेज आफ्टर सोइंग होगा तो क्या आता? बुआई के 30 दिनों के पश्चात हम इसका स्प्रे करेंगे। बुआई के, सोइंग यानी बुआई, तो बुआई के 30 दिनों के पश्चात हम स्प्रे करेंगे। लेकिन यहाँ बुआई तो हुई नहीं, क्योंकि बोने का काम तुमने कहाँ कर दिया? बोने का काम तो हमने सीड बेड में कर दिया, सीड बेड में सोइंग कर चुके। यहाँ पे हमने केवल ट्रांसप्लांटिंग किया है, फील्ड में केवल हमने उसको ट्रांसप्लांट किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? DAP, डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग में कितने दिनों के बाद आप स्प्रे कर रहे हो? तो 30 दिनों के पश्चात, 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के पश्चात हम किसका स्प्रे करेंगे? स्टार एम 34 का। तो ये जो है, ये आपका स्टार एम 34, ये चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं गेहूं में उगने वाले, उन सभी को नष्ट करता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, चौड़ी पत्ती वाले जो धान में खरपतवार उगते हैं उन सभी को नष्ट करता है। देखो धान में, धान की फसल कैसी है? सकरी पत्ती वाली फसल है। कैसी है? सकरी पत्ती वाली। तो धान में खरपतवार नियंत्रण के काम में लेंगे हम, धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाफ F34 काम में लेंगे। क्या लेंगे? स्टाफ F34। ये स्टाफ F34 जो है, इसको स्टॉम बोल दो, क्या स्टॉप बोल दो, एक ही बात है। कई जगह इसको स्टॉम भी लिखा जाता है, कई जगह इसको स्टॉम भी लिखा जाता है, स्टॉम F34। कई जगह इसको स्टॉम भी लिखा जाता है। आपके 12th भी बुक के शायद यही हो, 12th की बुक में, तो आप इसे ध्यान में रखिए, इसको छोड़ दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख लीजिए स्टॉम F34, ठीक है। स्टाम F34 प्रोया, इसको प्रॉपर्ली बोल दीजिए आप। तो उपयोग में कौन सी फसल लेगी? धान, केवल धान में आ रहा है। कब आ रहा है? 30 दिनों
बुआई के नहीं 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के पश्चात, या ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिनों के पश्चात, ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिनों के पश्चात हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके 30 दिनों के पश्चात हम इसका स्प्रे करेंगे। अब वो कौन से खरपतवारों के लिए करेंगे? वो करेंगे सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। जो चौड़ी पत्ती खरपतवार है वो सभी को ये नष्ट करेगा, सभी को ये खत्म करेगा। तो ये चावल में विशेष तौर पे है कि चावल में इसका हम उपयोग लेते हैं स्टार्म F44 का। कभी कभी इसका प्रश्न पूछ लेते हैं, धान में खरपतवार नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धान में खरपतवार नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो हमको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है। तो किसके द्वारा करेंगे हम कि धान में केवल एक केमिकल काम में आ रहा है, उसका नाम है स्टार्म F44, तो वही काम में आएगा। स्टार्म F44 के द्वारा हम धान में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये इसको उतार लीजिए आप। ठीक है, अब जो आगे पढ़ेंगे तो दूसरा जो है उसका नाम है मेटॉक्सिरॉन। क्या नाम उसका? मेटॉक्सिरॉन। दूसरा केमिकल है जो कि सभी रबी की फसलों में काम में लिया जाता है। रबी की जो धान्य फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, जई, अन्न वाली फसलें, रबी की अन्न वाली फसलें, उन सभी में काम में लिया जाता है। बुआई का समय वही 30 से 35 दिनों बाद। और किसको नष्ट करता है ये? सभी चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, इसके अलावा जंगली जई और गुल्ली डंडा। सभी चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, इसके अलावा जंगली जई और गुल्ली डंडा। तो ये आप लिख लीजिए, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। ये केमिकल्स के नाम हम बहुत स्लो पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको याद होना जरूरी है सारी चीजें ये। और निश्चित रहिए सिलेबस आपका हो जाएगा जब तक आपके एग्जाम आएंगे, जब तक टेंशन नहीं लेना आपको। हमारे पास खूब समय है, समय की कमी नहीं है। नेक्स्ट हमारा खरपतवार कौन सा है? नेम ऑफ वीडीसाइड, सॉरी वीड नहीं बेटा, ये खरपतवार नाशी है बेटा, इसको चेंज कर लेना थोड़ा सा। खरपतवार नाशी, वीडीसाइड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। उसके खरपतवार को मारने वाले खरपतवार थोड़ी है ये तो वीडीसाइड है, तो खरपतवार नाशी हो गया ना ये। तो नेम ऑफ वीडीसाइड, खरपतवार नाशी के नाम। ठीक है, अब आगे समझ क्लियर, दोनों का एक ही नाम आएगा। तो इसमें है मेटॉक्सिरॉन। क्या नाम है? मेटॉक्सिरॉन। ठीक है, मेटॉक्सिरॉन ये क्या है? एक वीडीसाइड है। इसको हर्बिसाइड भी बोल सकते हैं। वीडीसाइड को क्या बोलते हैं? तो वीडीसाइड बोल दो या फिर हर्बिसाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हर्बिसाइड इसे कह सकते हैं। तो मेटॉक्सिरॉन जो है ये एक वीडीसाइड है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है, मेटॉक्सिरॉन का प्रयोग ये करते हैं सभी धान्य फसलों में बुआई के 30 से 35 दिनों के पश्चात। सभी धान्य फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग लेने वाली फसलें कौन सी हैं? उपयोग में ली जाने वाली फसलें, जो फसलें हैं वो है सभी धान्य फसलें। कौन सी मौसम की? सभी धान्य फसलें रबी मौसम की, रबी मौसम वाली सभी धान्य फसलें, जिसमें कौन कौन सी आएंगी आपके? गेहूं, जौ, जई। कौन सी फसलें आई? गेहूं, जौ, जई। ये रबी के मौसम की धान्य फसलें हैं, रबी के मौसम की धान्य फसलें हैं। ठीक है, अब आइए इनका छिड़काव का समय कब करेंगे? 30 से 35 दिनों के बाद। छिड़काव का समय
30 से 35 DAS डेज आफ्टर, सॉरी 30 से 35 दिनों के पश्चात, ठीक है। नष्ट होने वाले खरपतवार, इससे चौड़ी पत्ते वाले जंगली जई और गुल्ली डंडा, ठीक है। गुल्ली डंडा, ठीक है। तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए भी मेटॉक्सिलाम का प्रयोग किया जाता है। इसको आप उतार सकते हैं। सभी धान्य जो रबी के मौसम की फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, जई, उनमें ही इसका उपयोग करेंगे। और कब करेंगे? फसल बोने के 30 से 35 दिनों के पश्चात। किसमें करेंगे? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जंगली जई, और दूसरा है गुल्ली डंडा। अब एक गुल्ली डंडा है, ये सकड़ी पत्ती वाला है, क्योंकि गेहूं उगता है ना, ये गेहूं में गेहूं सा गेहूं की पत्ती सकड़ी होती है, तो गेहूं फेब्रिस माइनर की पत्ती सकड़ी रहेगी, लेकिन इसके लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं मेटॉक्सिलाम का, ठीक है। तो ये उतार लीजिए इसको आप। अगला जो हमारा केमिकल है वो है जो हमारा नेक्स्ट केमिकल चलेगा वो चलेगा ऑक्साडाइजोन। कौन सा है? ऑक्साडाइजोन। ये हमारा नेक्स्ट केमिकल है। इसका उपयोग कौन कौन सी फसलों में करते हैं? इसका उपयोग ऑक्साडाइजोन जो केमिकल है, जो हमारा वीडीसाइड है, इसका हम प्रयोग करेंगे धान, कपास, जीरा, सोयाबीन व तंबाकू वाली फसलों में। कौन कौन सी में? धान, कपास, जीरा, सोयाबीन व तंबाकू वाली फसलों में इनका सभी का हम प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, कब करेंगे? बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। कब करेंगे? बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। और ये किसको नियंत्रित करता है? ये सभी एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करता है। किस किस को? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करता है। आगे समझ में? मतलब लगभग सभी खरपतवारों को ये नष्ट करता है। बीजपत्र दो ही होते हैं, या तो एक या दो, तो दोनों को, सभी को नष्ट करता है, सभी खरपतवारों को ये। तो इसका हम पढ़ते हैं ऑक्साडाइजोन। ऑक्साडाइजोन फसलें धान, कपास, जीरा, सोयाबीन और तंबाकू। नेक्स्ट केमिकल देखिए आप हमारा ऑक्साडाइजोन। ऑक्साडाइजोन केमिकल है, ये वीडीसाइड है ये भी। और इसका जो प्रयोग करेंगे वो हम करेंगे धान, तंबाकू, है ना, धान, तंबाकू, और इनकी कई फसलें हैं जिनमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जीरा, सोयाबीन और कपास। लिखना चाहो लिख सकते हो आप, अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हो। जीरा, कपास और सोयाबीन। धान, तंबाकू, जीरा, कपास और सोयाबीन, इन सभी फसलों में ऑक्साडाइजोन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ऑक्साडाइजोन। ऑक्साडाइजोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, छिड़काव का समय। अब इसका स्प्रे कब करेंगे हम बच्चों? इसका स्प्रे करेंगे वही बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले।
बुआई के बाद व अंकुरण से पहले। बुआई से बाद और अंकुरण से पहले हम इसका स्प्रे करेंगे, ठीक है। और नष्ट होने वाले खरपतवार सभी खरपतवार जिसमें एक बीजपत्री और वह द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग करेंगे। तो लगभग सभी खरपतवार में इसका उपयोग कर सकते हैं और सभी प्रकार के बीज का हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑक्साडाइजोम कौन कौन सी फसलों में काम में आया? धान, तंबाकू, जीरा, कपास और सोयाबीन। धान में एक केमिकल है कौन सा, स्टार्म F34, हमने अभी पढ़ा था, तो उसका उपयोग भी हम धान में कर सकते हैं। लेकिन वो किसके लिए करेंगे? वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए करेंगे। किसके लिए? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्साडाइजोम है इसका उपयोग हम सभी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। सभी प्रकार के वीड्स का कंट्रोल करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कब करेंगे? फसल बोने के बाद और फसल उगने से पहले। मतलब हमने जब सीड सोइंग की उसके तो बाद भी, सोइंग के तो बाद, लेकिन जर्मिनेशन से पहले, बिफोर आफ्टर सोइंग बट बिफोर जर्मिनेशन, आफ्टर सोइंग बट बिफोर जर्मिनेशन। तो इस दौरान जो 2 दिन का जो समय मिलता है हम उसमें इसका हम स्प्रे कर सकते हैं ऑक्साडाइजोम। उससे क्या होगा? उससे एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री अर्थात सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। सभी खरपतवारों से हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो एक केमिकल ये भी है, इसको भी उतार लीजिए। और अब लगभग अंतिम बचा है, लास्ट का हमारा वीडीसाइड, जिसको बोलते हैं मैंथाबेंज। क्या बोलते हैं? मैंथाबेंज या थियाजुरान या थियाजुरान, मैंथाबेंज या थियाजुरान। इसका उपयोग गेहूं जो में करते हैं और वही बुआई के 30 से 35 दिन बाद। और कंट्रोल सभी द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, सभी बीजों को ये नियंत्रित करता है। तो लिख लीजिए आप, मैंथाबेंज या थियाजुरान। इसको उतार लीजिए आप। नेक्स्ट हमारा जो वीडीसाइड है वो है मैंथाबेंज या थियाजुरान। मैंथाबेंज या थियाजुरान ये केमिकल है। इसका हम उपयोग करेंगे कौन कौन सी फसलों में? गेहूं और जौ में। किसमें करेंगे बच्चों? इस वीडीसाइड का उपयोग हम करेंगे गेहूं और जौ में। क्लियर? अब अगला है छिड़काव का समय, वही है 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग। 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग हम इनका क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे, इनका हम छिड़काव करेंगे। और कंट्रोल सभी खरपतवारों को नष्ट करते हैं, चाहे एक बीजपत्री हो या फिर द्विबीजपत्री हो, सभी खरपतवारों को ये नियंत्रित करते हैं। दोबारा पढ़िए, मैंथाबेंज जो खरपतवार नाशी है या थियाजुरान जो खरपतवार नाशी है, इसका उपयोग गेहूं और जौ में किया जाता है। किसमें करते हैं? गेहूं और जौ में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है ये खरपतवार का जो स्प्रे है, इस खरपतवार नाशी का स्प्रे है, हम कब कर सकते हैं?
इस खरपतवार नाश की स्प्रे हम 30 से 35 दिनों के बाद में हम कर सकते हैं। क्लियर? 30 से 35 दिनों के बाद में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, बुआई के 30 से 35 दिनों बाद, डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 30 से 35 दिनों के पश्चात। नेक्स्ट, इससे नष्ट होने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं? इनसे नष्ट होने वाले वीड्स कौन कौन से हैं? तो उसमें आपके आएंगे सभी एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री खरपतवार। कौन कौन से? सभी मोनोकॉट एंड डाइकोट्स वीड, ऑल मोनोकॉट एंड डाइकोट वीड, सभी एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री खरपतवार इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। तो ये केमिकल्स के बारे में हमने आज पूरा पढ़ लिया है और लगभग हमारा वीड वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। कल हम आपको खरपतवारों के साइंटिफिक नाम लिखवाएंगे, जो विशेष खरपतवार है उनके हम वैज्ञानिक नाम आपको लिखवाएंगे। वैसे तो आपकी बुक में पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार उनको लिख लेना, एक दो बार और लिख लेंगे तो शायद आपको हल्का बहुत और याद हो जाएगा एक दो बार। तो मैं और उनको आपको अच्छे तरीके से याद करना सिखा दूंगा। तो हम खरपतवारों के कल नाम लिखेंगे, कल की पूरी क्लास में हम वीड्स के नाम लिखेंगे। तो आज की क्लास इतनी है बच्चों, आज का हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है और कल हमारा खरपतवार का पोर्शन खत्म हो जाएगा लगभग। फिर हमारा चलेगा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं शुष्क खेती। तो वो हमारा अगला पॉइंट चलेगा। तो आप टेंशन फ्री रहिए, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, नो टेंशन रहना है, बिल्कुल निश्चित रहना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा इसी कक्षा में और बच्चे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। और जो बच्चे घर पे रह रहे हैं, जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आज रिजल्ट आया है और वो अभी भी गंगानगर में हैं, अभी भी बीकानेर में फंसे हुए हैं, उन बच्चों से मैंने बात की है। बच्चे कह रहे हैं ऐसे, कई बच्चे गंगानगर में हैं, कई बच्चे बीकानेर में हैं, रहने वाले करौली जिले के हैं, अलवर जिले के हैं, इस तरह हमारे घर आना चाहते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि बच्चों आप वहीं पे रहिए, अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ आते ही आपको तुरंत होम क्वारंटाइन में रख दिया जाएगा 14 दिन के लिए। आपको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रख दिया जाएगा। आप ना किसी से मिल सकते, ना किसी से बाहर निकल सकते, ना किसी से बातचीत कर सकते। तो उससे अच्छा है कि आप जहां हो वहीं ठीक हो। कितने दिनों की बात है, और 1.5-2 महीने से कर रहे हैं, 10-15 दिन और कर लेंगे कंट्रोल, क्या दिक्कत है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, जहाँ पे हो वहीं पे रहो, आप टेंशन बिल्कुल भी ना करें, पैनिक बिल्कुल भी ना हो और क्लास हमारी लेते रहिए। तो बच्चों हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ, थैंक यू।